अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, इसमें जो मेटा का कोर्स था है, इसमें ये एक टॉपिक रह गया था बताना। ये चैप्टर नंबर 36 के अंदर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 2 से है, सिंपल स्ट्रेस के साथ। तो इसमें ये जो है ना, सबसे पहले अब देखेंगे कि ये वाला जो टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ये टॉपिक नीचे आ रहा है। ठीक है, मटेरियल्स की मेजर क्लासिफिकेशन बताएगी, मेन क्लासिफिकेशन क्या है। तो मेन जो मटेरियल क्लासिफिकेशन है उसमें नंबर 1 है इलास्टिक मटेरियल्स। इलास्टिक मटेरियल्स, तो इलास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं ये पहले आपको इलास्टिक लिमिट में और इलास्टिक स्ट्रेस में बता चुके हैं। इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं, दीज आर मटेरियल्स विच एलोंगेट या विच डिफॉर्म व्हेन द लोड इज अप्लाइड ऑन इट। जब इनके ऊपर लोड लगाया जाता है तो ये डिफॉर्म हो जाते हैं, और जब इनके ऊपर से लोड हटा दिया जाता है तो फिर ये मटेरियल जो होते हैं वो इनकी डिफॉर्मेशन होती है वो ज़ीरो होती है, यानी ये अपने ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जब इनके अच्छा इसके इलास्टिक मटेरियल का जो अगला मटेरियल है वो है प्लास्टिक मटेरियल्स। प्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, वो इलास्टिक मटेरियल के अपोजिट होते हैं। दीज आर मटेरियल्स विच डज नॉट रीगेन विच मटेरियल विच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन ऑन द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेज इज कॉल्ड प्लास्टिक मटेरियल। यानी इनके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाती है। जब लोड लगाएंगे तो ये डिफॉर्म हो जाएंगे, लेकिन जब लोड हटाएंगे तो इनकी जो डिफॉर्मेशन होगी ना वो मुकम्मल तौर पे वापस नहीं आएगी, कुछ पोर्शन रह जाएगा, यानी परमानेंट सेट हो जाएगा, मुश्किल बिगाड़ आ जाएगा। उन्हें कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स, राइट। और इलास्टिक मटेरियल जो होते हैं उनमें कोई भी डिफॉर्मेशन बाकी नहीं रहेगी, राइट। यानी कि जब आप लोड हटा देंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ जाएंगे और 80 साइज बहाल हो जाएगा। उसका अगले हैं डक्टाइल मटेरियल्स। ये कौन से मटेरियल होते हैं, ये वो मटेरियल होते हैं जिनको अगर आप खींचें पुल करें दोनों साइड से टेंसाइल लोड लगा के, तो इनकी आप वायर बना सकते हैं, यानी तार बना सकते हैं, और वो ब्रेक नहीं होंगे, वो इनके फेलियर नहीं होगा। तो मटेरियल्स इसकी डेफिनेशन देने फिर मटेरियल कैन नॉट अंडरगो ए कंसीडर्ड डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर, इट इज़ कॉल्ड ए डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, ये इसने कल लिखा है, कैन नॉट का वर्ड नहीं है कि ये इंडियन किताबों में काम ऐसे ही हैं, सारे बड़े मीटर से काम है इनके। तो ये कैन नॉट का चक्कर नहीं है इसमें, ये इसने गलत लिखा हुआ है। ये अगर आप देखेंगे तो हाँ, ये इसमें कैन नॉट का नहीं है, कैन है, कैन नॉट नहीं है, इसलिए भी इंडियन किताबों के बड़े मसले। इफ़ ए मटेरियल कैन अंडरगो ए कंसीडरेबल डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर, जैसे आप खींचें तो उसका वो लंबा हो जाए और वो जल्दी से टूटे ना, ठीक है, तो उसे कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। इसकी आगे से बताया कि फिर मटेरियल कैन बी ड्रान इनटू वायर, यानी जिसकी तार बनाई जा सके, जितनी पतली तार बनाई जा सके। एक मटेरियल वो मोटी तार बनाते हैं, उसकी बारीक तार बनाते हैं, वो टूट जाता है। दूसरा मटेरियल उसकी बारीक तार बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल थिन वायर, वो फिर भी टूटता है, वो ज़्यादा डक्टाइल है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा आइडिया। जैसे मतलब कॉपर की मिसाल है, एलुमिनियम की मिसाल है। आगे ब्रिटल मटेरियल है, यहाँ पे वो कैन नॉट, वो ऊपर आना था, यहाँ नहीं आना था, यहाँ आना। इफ़ ए मटेरियल कैन नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन, यहाँ पे ठीक है लफ्ज़, ठीक है। इफ़ ए मटेरियल कैन नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन लाइक गिलास, जैसे शीशा होता है, चाइना वेयर होती है, जैसे प्लास्टर ऑफ पैरिस होता है, कंक्रीट होती है। व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट ऑन इट फेल बाई रप्चर, इट इज़ कॉल्ड ए ब्रिटल मटेरियल। तो ये चार मतलब मेजर कैटेगरी हैं, प्लास्टिक, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल। को पूछ रहे थे समटाइम। ये टेस्ट ये नहीं करना आपने, ये वाला टॉपिक नहीं करना, और ये भी नहीं करना, ये वाला टॉपिक करना है, दिस वन, टेंसाइल टेस्ट ऑफ ए स्टील स्पेसिमेन। ठीक है, सो इसमें आप देखें, ये इस तरह के स्पेसिमन करते हैं, ये इस तरह का स्पेसिमन होता है भाई, जैसे स्पेसिमन है, राइट। ये शक्ल होती है। ये दो तरह के स्पेसिमन होते हैं, डक्टाइल मटेरियल के भी होते हैं और ब्रिटल के भी होते हैं। अगर डक्टाइल का होगा तो वो कंस्ट्रक्शन ग्रेड माइल्ड स्टील का होगा, कंस्ट्रक्शन ग्रेड माइल्ड स्टील का हो सकता है, ठीक है। तो ये एलुमिनियम हो सकता है, या स्टील कोई और भी ग्रेड है, हाई कार्बन स्टील हो सकता है, ये सारे डक्टाइल मटेरियल हैं, राइट जी। तो कॉपर हो सकती है। इसमें अब क्या होगा कि इस तरह का स्पेसिमन होता है, और इसमें ये आप देखें, इसमें ना इस तरीके से इसके ऊपर मशीन लगाते हैं, ये इसको ग्रिप कर दिया जाता है मशीन के अंदर।
इसकी जो दोनों साइड ना ये मशीन में ग्रिप होती है, मशीन में इसको ऐसे ग्रिप कर लेती है, पकड़ लेती है, और सब मशीन करती है इसके ऊपर वो इस तरीके से लोड लगाती है, टेंसाइल लोड पी लगाती है लोड, और वो जो लोड पी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती चली जाती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ रही है कि यानी ज़ीरो से शुरू करती है और फिर वो लोड को बढ़ाती चली जाती है। जब वो लोड बढ़ाती है ना तो हम लोड भी नोट करते रहते हैं, लोड हर दफ़ा की लोड कितना है, ठीक है। और इसकी जब लोड बढ़ेगा तो इसकी लंबाई में लेंथ में इजाफा होता जाता है, लेंथ जो ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है, लेंथ ऐसा ऐसा बढ़ती है। हम इसकी जो नई लेंथ है वो भी बढ़ते चेंज करते हैं, यानी कैलकुलेट करते जाते हैं, नोट करते जाते हैं, और वहाँ से हम जो ना जो लेंथ होती है नई लेंथ L1 उससे हम ओरिजिनल लेंथ निकाल के ना वहाँ से हम डेल्टा L यानी चेंज इन लेंथ वो भी मालूम करते जाते हैं, राइट। उसके बाद फिर जब हम डाटा इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर हम उसका एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें जो वाई एक्सिस होता है उसके ऊपर हम लगाते हैं स्ट्रेस। अब आप कहेंगे स्ट्रेस कहाँ से आएगी अचानक, यहाँ तो लोड था यार, ये जो पी लोड होगा भाई अल्लाह के बंदो, ये देखो जो पी है तो लाजिम आता है ये जो है ना ये गेज लेंथ, ये इसके ऊपर हम गौर करते हैं, ये गेज लेंथ ये होती, इसके ऊपर हम गौर करते हैं, ये वाला पोर्शन है, ये होता है अंडर टेस्ट, ठीक है। ये यूनिफॉर्म्स का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो यूनिफॉर्म होता है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे कहते हैं ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ए, वो हमें मालूम होता है। तो इस पी को आप ए से मेरे भाई जब डिवाइड करते जाओगे तो मेरा बड़ा थोड़ी बात सिग्मा आता जाएगा, ये वाला स्ट्रेस सिग्मा, ये सिग्मा है, ठीक है। और ये है स्ट्रेन एप्सिलॉन। अब लाजिम बात मैंने बताया कि जी जब इसकी ओरिजिनल लेंथ जो वो एल है, ओरिजिनल लेंथ इसकी एल है, ठीक है। अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, इसकी गेज लेंथ की ये एल है, तो जब इसको लोड लगेगा तो ये लाजिम बात है वो एल से बढ़कर क्या हो जाएगी L1। तो इस L1 ये न्यू लेंथ है ये, और ये ओरिजिनल लेंथ है। L1 में से L को मनफी कर दें आप तो ये आ जाएगा मेरे भाई डेल्टा L। हर लोड के लिए हम यही करते हैं, L तो यही रहती है, L नहीं चेंज होती है, यही रहती है। लेकिन हर दफ़ा L1 जो होते हैं L1 हर दफ़ा नहीं आती होती, L1 में से इस ओरिजिनल लेंथ को मनफी करते जाते हैं और चेंज इन लेंथ निकलती जाती है। तो चेंज इन लेंथ को अगर आप हमेशा इससे डिवाइड करते हैं L से, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल जब भी करते हैं यहाँ से हमारे पास आया था एप्सिलॉन, वो भी हम नोट करते रहते हैं ये एप्सिलॉन कितना आ रहा है, वो हम यहाँ पे इसके ऊपर मार्क करते हैं, यहाँ जैसे आप ग्राफ मार्क करते रहेंगे मैट्रिक में, ठीक है। तो हर सिग्मा के लिए याद रखें फॉर ईच सिग्मा, ठीक है, दे इज एप्सिलॉन। तो हम सिग्मा की वैल्यू लेते हैं वो यहाँ मार्क करते हैं, और ये एप्सिलॉन यहाँ, और यहाँ से हम जाके ऐसे कर यूँ ग्राफ मार्क करते हैं, पॉइंट मार्क करते हैं, ये पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास पॉइंट आते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। अब लाजिम बात है एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं आएंगे, वो आप भी ग्राफ बनाते हैं, आपको पता है कि जो ग्राफ होता है एग्जैक्ट नहीं आता, तो कोई पॉइंट यहाँ पर आएगा, कोई पॉइंट इधर आ जाएगा, कोई पॉइंट इधर आ जाएगा, कोई पॉइंट इधर आ जाएगा, कोई पॉइंट इधर आ जाएगा। इस तरीके से इनमें से आपने एक मीन कर्व खींचते हैं, आप पहले खींचते हैं ग्राफ के टीचर ने बताया मीन कर्व, एक ऐसी कर्व जो तमाम पॉइंट्स की यहाँ से सारे पॉइंट्स ही पॉइंट्स होते हैं, बिखरे होते हैं, ये पॉइंट्स हमने लगाए होते हैं। उसके बाद उनमें से एक कर्व खींचनी, वो जो कर्व खींचते ना वो ये वाली कर्व है, दिस द कर्व, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारा इंटरेस्ट है जिसमें वो है यहाँ पे उसने ए मार्क किया, ए से पहले एक और पॉइंट आता है ए डैश, ठीक है, वो इससे मार नहीं गया। इंडियन किताबों में बड़ा मसला होता है, कुछ लोग ये छोड़ देते हैं। ए डैश क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस, प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस, ठीक है। इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, इट इज़, अगर कहें ना अब ये स्ट्रेस यहाँ नहीं, ये पॉइंट है, स्ट्रेस का स्केल ये ध्यान रखें, ये स्ट्रेस का स्केल, तो यहाँ से आप इधर आएंगे तो ये वाली जो ना ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको कहते हैं सिग्मा पी, प्रोपोर्शनल लिमिट, सिग्मा पी प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस, राइट। तो ये क्या है, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच मैंने इस तक, इस पर नहीं, ऑन विच नहीं कह रहा, अप टू विच, अप टू का मतलब है कि ज़ीरो से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक। इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की वैल्यू ये है, दिस इज़ द स्ट्रेस, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच, यानी यहाँ से यहाँ तक, अप टू विच स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी ये स्ट्रेस और उसके यहाँ जो स्ट्रेन आ रही दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों, तो नतीजा क्या होता है जब हम वो करके मार्क करते हैं तो आप देखो ज़ीरो से लेकर ना और इस स्ट्रेस तक, इस पॉइंट ए डैश तक, पॉइंट ए डैश तक एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। आपको पता स्ट्रेट लाइन जब आए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अलामत होती है, ठीक है। तो यानी सिग्मा इज़
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये क्या था, ये हुक्सला था, हुक्स ने यही कहा था, हुक्स ने यही कहा था कि अप टू ए सर्टन वैल्यू, उसने नाम नहीं दिया था, नाम उसको बाद में दिया स्ट्रेस को प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस का नाम उसने नहीं दिया, वो बाद में दिया गया। इट इज़ दैट वैल्यू स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा, इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है ना, ये सिग्मा पी कहते हैं इसको, सिग्मा पी, जिस कॉल्ड सिग्मा पी। ठीक है भाई, तो ये हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट है ए, जो इसने मार्क किया है। व्हाट इज़ ए? ए जो कहते हैं इलास्टिक लिमिट्स है, जिस कार्ड इलास्टिक लिमिट, ये यहाँ से मेंशन किया, दिस इलास्टिक लिमिट्स है, इलास्टिक लिमिट्स है। इलास्टिक लिमिट क्या है? ये याद रखें कि इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, इट इज़ दैट। अब वो कहेंगे वो कहाँ पे स्ट्रेस, ये पॉइंट है, ये कर्व के ऊपर पॉइंट है, आपने इधर आना है, ये है जनाब ए पॉइंट, यहाँ पर ये सिग्मा ए, सिग्मा ए, इसको सिग्मा ए कह लो या जो भी आप कहना चाहो, सिग्मा ई कह लो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना, तो यहाँ से जब इधर आएंगे ना यहाँ पे, तो ये बन जाएगा सिग्मा ई। व्हाट इज सिग्मा ई? सिग्मा ई इज़ इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस। इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच, ये भी अप टू विच है, अप टू विच यानी ज़ीरो से लेकर और इस वैल्यू तक, अप टू विच इफ़ वी रिमूव द लोड फ्रॉम द बॉडी, the body will regain its original shape and size and there will be no permanent set in the body, जिसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस। ओके, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो बी है। अब देखें ए से बी तक, पहले स्ट्रेस बढ़ी थी, स्ट्रेन कम, अब ए से बी तक स्ट्रेन तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ी, लेकिन स्ट्रेस नहीं बढ़ रही। तो क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट था, ये निशानी होती है, यहाँ से ए पे से जब बी पर जाते हैं तो इसको कहते हैं बी पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट, बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। अब ये होता क्यों है? बेसिकली होता है इसलिए कि ए तक इलास्टिक लिमिट थी। ठीक है, लिमिट कहते हैं हद को, लिमिट मैंने हद, लिमिट। ठीक है, लिमिट मैंने हद, ये याद रखें, ये एक हद है, बॉर्डर है। जैसे आपने उस बॉर्डर क्रॉस किया ना, एक नई लिमिट शुरू होगी, उसे कहते हैं प्लास्टिक लिमिट, एक नई शुरू होगी प्लास्टिक लिमिट। वो यहाँ से लेकर ना, यहाँ से पूरी प्लास्टिक लिमिट, ये सारी प्लास्टिक लिमिट है, राइट। लफ्ज़ प्लास्टिक बता रहा है कि इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आएगी वो वापस नहीं आएगी, प्लास्टिक लिमिट है। तो जैसे प्लास्टिक लिमिट जाते हैं ना, तो मटेरियल जो होता है ना वो कमज़ोर हो जाता है, अचानक उसकी स्ट्रेंथ कम पड़ जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा लोड लगाते हैं, थोड़ी स्ट्रेस लगाते हैं तो हमें स्ट्रेन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो पॉइंट बी पर पहुँचता है ना, तो वहाँ पर जाके मटेरियल जो है अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करता है। ठीक है, मटेरियल अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन, हम कहते हैं रीगेन सम स्ट्रेंथ। ठीक है, रीगेन एट बी द स्पेसिमन, स्पेसिमन इसको स्पेसिमन कह रहे हैं, स्पेसिमन, स्पेसिमन रीगेन सम स्ट्रेंथ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये स्ट्रेंथ आ जाती है तो मटेरियल संभल जाता है, क्योंकि मटेरियल एक नए फेज़ में दाखिल हो गया। पुराना फेज़, पिछला फेज़ इलास्टिक लिमिट वाला छोड़ा है, अब नए फेज़ दाखिल हुआ, उसने अपना वो रीगेन किया। अब अगर हमने दोबारा स्ट्रेन हासिल करनी है तो हमें स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो नतीजा क्या होता है, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती है। और ये पॉइंट सी एक ऐसा पॉइंट है जो इस पूरी कर्व में ज़ीरो से लेकर यहाँ ई तक ये एक ऐसा पॉइंट है जो हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज़ दी हाईएस्ट पॉइंट इन द कर्व। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप यहाँ पे जब सी पर जाएंगे तो ये सी जो पॉइंट है ना, ये सी पॉइंट, इसको ये यहाँ जो स्ट्रेस आती है ना, तो कहते हैं सिग्मा यू एल टी, सिग्मा अल्टीमेट, क्या कहते हैं इसको, अल्टीमेट स्ट्रेस, दिस गॉट अल्टीमेट, ये लिखा अल्टीमेट स्ट्रेस, ये अल्टीमेट स्ट्रेस है। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, मैक्सिमम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट ए मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल हमारा ये, दैट ए मटेरियल कैन विद स्टैंड मैंने बर्दाश्त करना, दैट ए मटेरियल कैन विद स्टैंड विदाउट फेलियर। ठीक है, तो सी तक कोई फेलियर नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेस। इसके बाद क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, इससे आगे ये होगा कि कर्व जो होगी ना नीचे आ जाएगी, नीचे, और यहाँ से लिखा है ई नहीं है, इसे आप कहते हैं डी, वो आपको खुद ही पता चलेगा डी। ठीक है, ये क्या है, इसको कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। डी पे आगे क्या होता है, यहाँ आगे जो ये कंपोनेंट होता है ना, ये फेल हो जाता है, ये क्या होता है, दो हिस्से होते हैं इसके, राइट। इसे कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस या रप्चर स्ट्रेस, ब्रेकिंग भी कहते हैं, या इसको रप्चर, RUPTURE, रप्चर स्ट्रेस, रप्चर स्ट्रेस, ये नीचे वाला नहीं करना आपने, जरूरत नहीं आपको। ठीक है, हमने रप्चर स्ट्रेस। ओके, सी पर क्या होता है, सी और डी के दरमियान क्या होता है, ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या होता है, यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पॉइंट सी तक तो कुछ भी नहीं होता, मटेरियल बिल्कुल सही रहता है। सी पर क्या होता है सर, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है, ठहर से।
ये देखें सी पर क्या होता है भाई, सी के ऊपर ना ये जो स्पेसिमन होता है ना, इसकी नेक बननी शुरू होती है। सी के ऊपर से क्या होती है, स्पेसिमन की नेक बननी स्टार्ट होती है, ठीक है। और जब डी पर पहुँचता है ना तो स्पेसिमन ऐसे टूट जाता है। यानी सी के ऊपर स्पेसिमन की नेक बनेगी, नेक गर्दन बननी शुरू होती है। ये पॉइंट सी पे स्टार्ट होता है, ठीक है। इट स्टार्ट्स ऑन द एट पॉइंट सी। सी के ऊपर क्या होती है, नेकिंग स्टार्ट होती है। यानी जो मटेरियल होता है ना, जैसे ये सीधा मटेरियल था जो आपने स्पेसिमन देखा, इसमें इस तरीके से ना, इस तरीके से यहाँ पे ना एक नेक बन जाती है, झरी जिसे आप कहते हैं, झरी से बननी शुरू होती है। और जब पॉइंट डी पर पहुँचता है तो पॉइंट डी के ऊपर ये ब्रेक होता है, पॉइंट डी के ऊपर ये ब्रेक हो गया, फेलियर हो गया, राइट। तो ये आपने ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये वाला जो प्रोसेस है जो भी मैंने आपको जिक्र किया, अच्छा ये जो नेकिंग वाला प्रोसेस होता है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ होता है डक्टाइल मटेरियल के अंदर। जो भी अभी आपको पीछे बताया था ना, मटेरियल की टाइप्स, जो डक्टाइल मटेरियल होता है ना, उस पर तो ही होता है, उस पर तो नेकिंग होती है, उसमें नेकिंग होती है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल नेकिंग नहीं होती, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल नेकिंग नहीं होती। डक्टाइल मटेरियल कौन कौन से होते हैं, वो अभी आप बताया जनाब, वो कॉपर होगा, वो कंस्ट्रक्शन ग्रेड माइल्ड स्टील होगा, कंस्ट्रक्शन ग्रेड माइल्ड स्टील होगा, एलुमिनियम होगा, ठीक है। और ब्रिटल मटेरियल क्या होंगे, लाजमत तो वो बताया कि गिलास है, और क्या होगा, सिरामिक्स या प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जैसे कि चाइना क्ले होगी, और क्या होगा इसके अंदर, कास्ट आयरन हो गया, कास्ट आयरन हो गया, कंक्रीट होगी, ठीक है, कंक्रीट जिससे बिल्डिंगें बनती है। तो ये है ब्रिटल मटेरियल। इनमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। इनमें क्या होता है इनकी कर्व कैसे बनती है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कर्व बन रही है इस तरीके से, ये वाली कर्व बन रही है इस तरीके से, कर्व दिस कर्व, ये ख़ास कर्व ना सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ग्रेड माइल्ड स्टील में मिलती है, बाकी किसी नहीं मिलती है कर्व, ठीक है। तो बाकियों में क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए, बाकियों में क्या होता है। तो वो बाकी जी कंस्ट्रक्शन ग्रेड माइल्ड स्टील मैंने करा दिखाई है, बाकियों में ये होता है। हाई कार्बन स्टील, हालांकि देखिए डक्टाइल मटेरियल यहाँ पे ऐसे बनेगी कर्व, ठीक है जी, इस तरीके से। कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है, उसमें ऐसे कर्व बनेगी, और एलुमिनियम डक्टाइल है, उसमें ऐसे बनेगी, कंक्रीट में ऐसे बनेगी। वो जो कर्व जो पीछे आप देखी है, वो वाली कर्व वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन की माइल्ड स्टील में होती है, ठीक होगी बात। तो ये ध्यान में आपने रखना, इसको भूलना नहीं आप लोगों ने। तो नाउ इसके बाद इसमें ये जो सी से क्या होता है, अब सी जो प्रोसेस है ना, सी वाला जो पॉइंट है जिसे हम कहते हैं अल्टीमेट, ये बड़ा अहम पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ फ़र्क पड़ता है। अगर तो हो ना डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल तो यहाँ पे इसमें बनती नेक, इसमें क्या बनती है भाई, नेक बनती है इस तरीके से, ठीक है, नेक बनती है। और सी से वो नेक जब वो लोड आप लोड लगाते रहते हो, तो जब डी पर पहुँचते हो ना, वो नेक जो थी वो डीप होती जाती है यहाँ से, यानी मटेरियल यहाँ से पतला होता था और डी पे जाके ब्रेक होता है, दो पोर्शन हो जाते हैं, राइट। ये तो होता है डक्टाइल मटेरियल में। और अगर हो ना ब्रिटल मटेरियल तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें सीधा सीधा मटेरियल यहाँ से ब्रेक होता है। सी के ऊपर कोई नेकिंग नहीं होती। सी पर जैसे सी पर पहुँचा ना, सी से डी तक नहीं पहुँचा, सी से डी तक जाता ही नहीं, जैसे सी पर पहुँचता ना तो सीधा सीधा वो यहाँ से ब्रेक होता है, स्ट्रक, ठीक है। उसके एंड होते हैं वो फ्लैट होते हैं या थोड़े से टेढ़े हल्के होते हैं, लेकिन उसमें जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसमें बीक बनती है, जैसे परिंदे की बीक नहीं होती, चोंच बनती है, पीछे दिखाया था मैंने, ठीक है, एक डायग्राम दिखाई थी पीछे। और जो डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल होता है उसमें कोई बीक नहीं बनती वो सीधा सीधा सी पे होता है, सी से आगे जाता ही नहीं मटेरियल, तो वो ब्रिटल मटेरियल में होता है, राइट। अब इसका हमने ना कुछ न्यूमेरिकल लेसन दिखाया है, वो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लेना। ये न्यूमेरिकल है, ये मटेरियल न्यूमेरिकल आप कर लें, एग्जाम्पल 36.1, राइट। तो ये देख लें, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना, आसान सा न्यूमेरिकल है, इनको इतना मसला कोई नहीं है। एक इसी मटेरियल उसके ऊपर दिया, माइल्ड स्टील के ऊपर दिया सवाल, उसने आपको फाइनल दी है, फाइनल डाया दिया हुआ है, यील्ड लोड दिया हुआ है, अल्टीमेट लोड दिया हुआ है, यील्ड स्ट्रेस निकालनी है, अल्टीमेट स्ट्रेस निकालनी है, परसेंटेज रिडक्शन निकालनी है, परसेंटेज एलोंगेशन निकालनी है, ठीक है, ये चीज़ें निकालनी है। तो सीधी बात है, इसमें सबसे पहले अपने ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, π/4 डी स्क्वायर, π/4 डी स्क्वायर, डायमीटर उसने दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से उसने डायमीटर निकाल लिया, ठीक है। ये ओरिजिनल एरिया, ये ओरिजिनल एरिया निकाला है π/4 डी स्क्वायर, और ये फाइनल एरिया, दिस इज़ फाइनल एरिया, ठीक है। तो फाइनल एरिया उसने जहाँ कहाँ से दिया है, उसने ये दिया फाइनल डायमीटर दिया ना, यहाँ फाइनल, ये ओरिजिनल से ओरिजिनल, ये फाइनल।
अच्छा, इसमें यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, यील्ड लोड डिवाइड बाई एरिया। यील्ड लोड से दिया है यहाँ पर सवाल में दिया, ये दिस यील्ड लोड को डिवाइड बाई एरिया। ये बात याद ध्यान रखना कि चाहे हम ये यील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हो, चाहे हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकाल रहे हो, हमने एरिया ओरिजिनल यूज़ करना है, एरिया ओरिजिनल एरिया यूज़ करते हैं, ओरिजिनल एरिया ये वाला जो निकाला, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं भाई, ये फिर एरिया क्यों निकाला, वो मैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा वो क्यों निकाला हुआ। ठीक है जी। इसमें ये जब इसके बाद आगे आते हैं परसेंटेज रिडक्शन, इसका फॉर्मूला क्या है, ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला जो है, ये सवाल है माइल्ड स्टील के लिए ऊपर, ये उसने जिक्र किया, दिस फॉर द माइल्ड स्टील एंड कंस्ट्रक्शन ग्रेड माइल्ड स्टील, दिस फॉर द कंस्ट्रक्शन ग्रेड माइल्ड स्टील, राइट, दिस फॉर द कंस्ट्रक्शन ग्रेड माइल्ड स्टील की बात कर रहा है, माइल्ड स्टील, ठीक है। तो इसलिए माइल्ड स्टील क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है, सब पूरी ढक बनती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें लाजी बात है जो फाइनल एरिया कम होता है, फाइनल एरिया बताया कि एंड में बीक सी बन जाती है या चोंच सी बन जाती है, तो फाइनल एरिया, ठीक है। अब ये परसेंटेज एलोंगेशन, परसेंटेज रिडक्शन और एक परसेंटेज एलोंगेशन, ये तो पहले परसेंटेज रिडक्शन है, ये क्या है, इसमें ओरिजिनल एरिया लाजिम ज़्यादा है, एंड में वीक बन जाएगी, ओरिजिनल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइड बाई ओरिजिनल, ये फार्मूला यार हमें भूलना नहीं है। परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया से कहते हैं परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, ओरिजिनल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइड बाई ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज ही निकालना है, इसे निकालना है परसेंटेज, तो इसे आपने मल्टीप्लाई 100 करना है। इसमें जब आप वैल्यू पुट करते हो तो ये 113 ये इसका ओरिजिनल है, ये 38 जो इसका फाइनल है, ये लिखा था ये, ठीक है। तो यहाँ से आपका 65.9% है ना आपका आंसर है। ये क्या आंसर से कहते हैं, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। इसके बाद अगला है जी परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज इलोंगेशन। परसेंटेज इलोंगेशन क्या होती है, लाजमी बात जब मैं बताया कि वो जो अल्टीमेट स्ट्रेस के ऊपर नेकिंग शुरू होती है और डी पर जाके वो ब्रेक हो जाता है, तो अंडर उसकी बाद उसकी लंबाई में इजाफा हो गया, तभी तो स्ट्रेन निकली है। तो फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाई फाइनल लेंथ, फाइनल जो वो ये सब कुछ आपको डाटा में दिया हुआ है, यहाँ पे सब कुछ अगर आप देखेंगे तो डाटा दिया है, फाइनल 78 60 ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये दिए फाइनल लेंथ, दिस फाइनल लेंथ, ठीक है, फाइनल लेंथ दी हुई है। अच्छा जी, और इसकी जो गेज लेंथ जो है ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, दिस ओरिजिनल लेंथ 60, तो ये जनाब फाइनल 78 में 60 निकाल के और 60 से ही डिवाइड कर देना आपने, ठीक है जी। ये देखें आपने, ये देखें 78 माइनस 60 डिवाइड बाई 78, राइट। सो फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइड बाई फाइनल लेंथ, राइट। सो ये जनाब इसका आपका ये जवाब आया था, ओके। तो वैसे ये ना इसने यहाँ पे 78 इसकी ये फाइनल लेंथ जो है ना ये वाला ये फाइनल माइनस ओरिजिनल, यहाँ पे ये ओरिजिनल लेंथ आती है, ये फाइनल लेंथ नहीं आती है, उल्लू का काम, तो पता होता है ना कुछ है कोई नहीं। ये यहाँ पे इसकी ओरिजिनल लेंथ आती है 60, ये मैं फिर भी आपको कंफर्म कर बता दूँगा, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल आता है, इसमें भी बटे में दोनों ओरिजिनल आते हैं, एरिया भी ओरिजिनल आता है और जो लेंथ होती है वो ओरिजिनल आती है, राइट। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे ओरिजिनल एरिया पहले है, ओरिजिनल में से फाइनल एरिया निकालना है, या फाइनल में से यानी बड़ी रकम में से बड़ी में से छोटी निकालनी है। बटे में फाइनल नहीं आएगी, बटे में दोनों में ओरिजिनल आएगी, ओरिजिनल एरिया आएगा और ओरिजिनल लेंथ आएगी। तो ये इंडियन किताबों के दमादम मस्त कलंदरी है, करें गुजारा, यूनिवर्सिटी ने लगवाई है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल निकालने तो ये ध्यान रखना है आपने, ओके। ये आपका मीडियम शामिल है, सवाल कर ले, सवाल अक्सर एग्जाम में फाइनल में आए थे। थैंक यू।